तो भाई हम स्टार्ट करते हैं। रोल इन द इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट, देसी रियासतों का जो एकीकरण था इसमें इनकी भूमिका क्या थी। तो सबसे पहले बात करते हैं हेड ऑफ द प्रिंसली डिपार्टमेंट इन 1947। 1947 में बेटा ये रियासत विभाग के प्रमुख बने। क्या बने? जो रियासत विभाग था उसके ये हेड बने। इन्होंने 562 जो प्रिंसली स्टेट थी उनका मर्जर कराया। तो मर्जर ऑफ द 562 प्रिंसली स्टेट्स इनटू द इंडियन यूनियन। तो भारतीय संघ में 562 देसी रियासतों का विलय कराया इन्होंने। इसके अलावा यूनिफिकेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स हैंस द नेम ऑफ आयरन मैन एंड बिस्मार्क। रियासतों के एकीकरण के लिए ही इन्हें क्या लौह पुरुष और बिस्मार्क की संज्ञा दी गई थी। ठीक है। फिर इसके बाद लक्षद्वीप को भारतीय संघ में विलय किया। तो मर्जर ऑफ लक्षद्वीप इनटू द इंडियन यूनियन। नेशनल यूनिटी डे इन द ऑनर ऑफ, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इनके सम्मान में बेटा क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय एकता दिवस। एक सेकंड। तो इन्हीं के जन्म दिवस को बेटा हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। अब लक्षद्वीप के साथ में अगर हम बात करें तो मर्जर ऑफ लक्षद्वीप इनटू इंडियन यूनियन नहीं, अगर हम इसके साथ में और चीज़ें ऐड करें तो और किस किस का मर्जर इन्होंने करवाया भारत में विलय? जम्मू कश्मीर के विलय में इन्हीं की महत्वपूर्ण भूमिका थी जब भारत में शामिल हुआ। हैदराबाद को भारत में शामिल करने में इन्हीं की भूमिका थी। ठीक है। और बोलें तो जूनागढ़ जो था उसके विलय में भी इन्हीं की भूमिका थी। तो न सिर्फ लक्षद्वीप, इसके अलावा हम देखें तो क्या क्या, हैदराबाद, जूनागढ़, ठीक है, कश्मीर, इनके विलय में भी किनकी योग भूमिका है? ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो कितनी रियासतों को इन्होंने भारत संघ में मिलाया था? 562 रियासतों को मिलाया था और ये रियासत विभाग के 1947 में प्रमुख बने थे। तो ये है इनका किसमें कंट्रीब्यूशन? देसी रियासतों के एकीकरण में भूमिका। तो रोल इन द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। ठीक है। अब हम आ जाते हैं इनका कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में क्या योगदान था। किसकी बात कर रहे हैं हम? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। तो बेटा आर्टिकल्स इन फंडामेंटल राइट 14, 17 और 19, तो जो 3 आर्टिकल थे, आर्टिकल 14 बेटा हमारा जो अनुच्छेद 14 है, ये है विधि के समक्ष समता, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। तो इक्वालिटी बिफोर द लॉ में इनका इम्पॉर्टेंट रोल है और इसी के साथ डॉक्टर BR अम्बेडकर का भी आर्टिकल 14 में रोल था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 14 को लाने में जो 2 व्यक्तित्व हैं जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, एक BR अम्बेडकर हैं और दूसरे कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो दोनों का कंट्रीब्यूशन यहाँ रहा है। फिर है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 यानी एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत। अभी जब हम आगे पॉलिटी पढ़ेंगे तब ये सारी चीज़ें आर्टिकल्स पढ़ते ही हैं, लेकिन चूंकि यहाँ जो आए हैं तो मैं बता रहा हूँ साथ में। तो अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता के अंत में डॉक्टर BR अम्बेडकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल दोनों का योगदान माना जाता है। तो ये कॉमन चीज़ें हो जाएंगी, हमें दोनों में लिखने में काम आ जाएंगी। और तीसरा है आर्टिकल 19। ठीक है। तो स्वतंत्रता का अधिकार है, राइट टू लिबर्टी की बात करें, स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें तो यहाँ पर जो आर्टिकल 19 है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी कहते हैं हम इसे, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो इसमें भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो कौन कौन से आर्टिकल? आर्टिकल 14 यानी विधि के समक्ष समता, राइट बोलिए, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, और आर्टिकल 19 स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है ये। तो इन 3 आर्टिकल्स को लाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसके अलावा कुछ कमिटीज़ थी बेटा जिनके महत्वपूर्ण अध्यक्ष के रूप में थे। एक मौलिक अधिकार से संबंधित जो समिति थी उसके ये अध्यक्ष थे। एक अल्पसंख्यकों से संबंधित जो समिति थी उसके भी ये अध्यक्ष थे। और एक प्रांतीय संविधान समिति, जैसे यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू।
ऐसे ही प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो थी, प्रांतीय संविधान समिति, इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो मौलिक अधिकारों से संबंधित समिति, फंडामेंटल राइट। दूसरा, अल्पसंख्यकों से संबंधित समिति, इवन कहें देसी रियासतों से संबंधित समिति। तो प्रिंसली स्टेट से संबंधित जो समिति थी उसके भी अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो फंडामेंटल राइट बोलिए जल्दी से, माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यक, देसी रियासत, और इसके अलावा क्या? प्रांतीय संविधान समिति। तो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो थे इसके अध्यक्ष के रूप में ये रहे थे और इन्होंने इसके अंतर्गत काम किया था। इसके अलावा एच.बी. कामत ने ये कहा है कि सरदार पटेल ने संविधान सभा को व्यवहारिक और यथार्थवादी मार्गदर्शन दिया था। तो एच.बी. कामत साहब जो थे इन्होंने कहा सरदार पटेल गिव प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक गाइडेंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल गाइडेंस किसने दिया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था। तो ये एच.बी. कामत के अनुसार, तो ये भी एक तरीके से हो गया कि जो हमारी संविधान सभा है उसको व्यवहारिक और यथार्थवादी बनाया, यानी प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक गाइडेंस के रूप में भी इनका योगदान जो है वो माना जाता है। तो अगर आपसे कभी भी प्रश्न आता है सरदार वल्लभ भाई पटेल का भारत के संविधान या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कंट्रीब्यूशन, तो आप आंसर में क्या लिखेंगे? आर्टिकल 14, आर्टिकल 17, आर्टिकल 19। आर्टिकल 14 यानी इक्वालिटी बिफोर द लॉ, विधि के समक्ष समता। आर्टिकल 17 बोलिए जल्दी से, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 19 स्वतंत्रता के अधिकार इसमें समाहित हैं, ठीक है, या वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये 3 आर्टिकल्स इन्हीं के कंट्रीब्यूशन से, जबकि 14 और 17 में बी.आर. अम्बेडकर जी का भी योगदान था। एक बात। फिर दूसरी बात, ठीक है, तो अलग अलग समितियों से संबंधित थे ये। तो मूल अधिकार, क्योंकि देखिए इसको आप ऐसे कनेक्ट करिए, अगर अभी थोड़ी देर पहले जो हमने बात की तो 1931 में कराची अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, और 1931 के जो कराची अधिवेशन था, कौन सा अधिवेशन था बेटा? कराची अधिवेशन। तो इस कराची अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। तो कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की और उसी कराची अधिवेशन में इन्होंने फंडामेंटल राइट्स की डिमांड की। तो मूल अधिकार से संबंधित समिति के ये चेयरमैन रहे, अल्पसंख्यकों से संबंधित समिति के ये चेयरमैन रहे, इसके अलावा देसी रियासतों से संबंधित समिति के भी अध्यक्ष रहे, और प्रांतीय संविधान समिति या प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी इसके भी चेयरमैन रहे। और एच.बी. कामत ने कहा है कि इन्होंने प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक व्यू दिया था संविधान सभा को, ठीक है। तो संविधान सभा को इन्होंने क्या बनाया? तो संविधान सभा को इन्होंने व्यवहारिक और यथार्थवादी मार्गदर्शन दिया था। इतनी सी बातें हैं जो आपको किसके अंतर्गत बतानी है? इनका कौन सा योगदान? संवैधानिक योगदान। और इसके अलावा हमने आपको जो बताया कि देसी रियासतों के एकीकरण में, तो सबसे पहले ये 1947 में देसी रियासतों के विभाग के प्रमुख बने। 562 रियासतों को इन्होंने भारत संघ में मिलाया, ठीक है। फिर इसके बाद, ठीक है, इसीलिए इन्हें क्या कहा गया? रियासतों के एकीकरण के कारण इन्हें लौह पुरुष या बिस्मार्क कहा गया। इन्होंने लक्षद्वीप का भारत में मर्जर कराया, इन्होंने जम्मू कश्मीर का कराया, इन्होंने हैदराबाद का कराया, जूनागढ़ का कराया। तो इसमें इनका महत्वपूर्ण योगदान था और इन्हीं के जन्म दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। इतनी सारी बातें हैं जो हमने कर ली। और ये हम आपको कल बता ही चुके थे कि स्वतंत्रता आंदोलन में तो ये राष्ट्रीय एकता अखंडता के समर्थक थे, तो स्टंच सपोर्टर ऑफ द नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। इसके अलावा 1918 में खेड़ा सत्याग्रह में इन्होंने भाग लिया। फिर 1923, ठीक है, नागपुर फ्लैग सत्याग्रह में इन्होंने भाग लिया। 1924 में, बोलिए कौन सा? बोरसाट सत्याग्रह में भाग लिया। 1928 में, बोलो, बारदौली सत्याग्रह में भाग लिया और यहीं इन्हें सरदार का टाइटल मिला। और 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की और फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे डिमांड की। फिर इसके बाद 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह या इंडिविजुअल सत्याग्रह में भाग लिया और 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था, ठीक। तो ये हो जाता है सरदार पटेल का कंट्रीब्यूशन के 3 हिस्से जो हमने देखने थे, ठीक। क्या?
बोरसाट सत्याग्रह जो था बेटा ये किसानों को लेके ही था। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां तक क्लियर है बेटा आपको? अब थोड़ा सा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात कर लें। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखिए, आपसे ये क्वेश्चन हालांकि बनने की बहुत ज़्यादा चांस नहीं है क्योंकि अब तो 3-4 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर आ जाता है तो हम बस हल्का फुल्का समझ लेते हैं। तो आप अच्छे से जानते हैं भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और देश के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल को समर्पित की गई है। ठीक है, कहाँ है? गुजरात में स्थित है। तो सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट फीचर है इसकी, तो वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैच्यू, ठीक है, विच हाइट इज़ 182 मीटर, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है जिसकी आज की डेट में तो यही सर्वाधिक ऊंची है अभी तक, तो 182 मीटर की है। मूर्ति पर कांसे का लेप किया गया, तो आइडल हैज़ ब्रॉन्ज कोटिंग। ठीक है, तो ब्रॉन्ज की कोटिंग की गई है। फिर यूज़ ऑफ लिफ्ट टू रीच द मोनूमेंट्स, स्मारक तक पहुंचने के लिए लिफ्ट, मतलब सोच लो इतनी ऊंची है कि लिफ्ट का प्रयोग करना होता है। ठीक है, मूर्ति का त्रिस्तरीय आधार जिसमें प्रदर्शनी, फ्लोर, छज्जा और छत शामिल है। तो 3 टायर बेस ऑफ द स्टैच्यू कंसिस्टिंग ऑफ एग्जीबिशन फ्लोर, बालकनी एंड टेरेस, ये चीज़ें इसमें दी गई हैं। फिर छत पर क्या है? एक स्मारक भवन बनाया गया, तो मेमोरियल, सॉरी भवन नहीं, उपवन बनाया गया, तो मेमोरियल पार्क है। एक विशाल संग्रहालय है, ह्यूज म्यूजियम है एंड एग्जीबिशन हॉल यहाँ पर बनाया गया है। किसकी याद में? तो ये सरदार पटेल के जीवन और उनके योगदान को दर्शाता है। एग्जीबिशन हॉल में जो भी चीज़ें होती कि सरदार पटेल ने ये कंट्रीब्यूशन दिया, तो वहाँ पर ये बताया गया। इसके अलावा एक मॉडर्न पार्क बनाया गया है यहाँ पर, ठीक है, जहाँ से नर्मदा नदी और मूर्ति को देखा जा सकता है। अच्छी बात पता क्या रही, ये इतना अच्छा टूरिस्ट प्लेस बन गया, अभी लोग बस यही देखने आते हैं। ठीक है, सार्वजनिक पार्क में एक फूड स्टॉल है, उपहार की दुकानें हैं और अन्य सुविधाएं जो हैं वो दी गई हैं। महत्व तो क्या है? तो वही बात, डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म, पर्यटन में इसका महत्व है, प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर, संस्कृति का संरक्षण, और रेवेन्यू तो मिलेगा, रेवेन्यू ग्रोथ। जब लोग आएंगे, टूरिस्ट आएंगे तो पर्यटक आएंगे, पैसे भी देंगे देखने के लिए, फिर ट्रैवल करेंगे तो जो भी ट्रैवलिंग चार्जेस और डिफरेंट चार्ज हैं वो किए जाते हैं। विशेषताएं अगर हम बात करें तो डिजाइनर राम सुतार जो हैं इसके डिजाइनर हैं। इनॉग्रेशन 31 अक्टूबर 2018 को किया था प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। इतनी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। तो आई होप ये वाली बात आपकी क्लियर हो गई होगी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वाली। तो कुछ नहीं, अब जैसे इसमें कौन सा जिला था, तो केवड़िया ग्राम था, नर्मदा जिला था, नर्मदा नदी नहीं, नर्मदा जिला, ये याद रखिएगा। ये पूछा गया है कितनी मीटर है, अगर बाई चांस पूछ लें तो 182 मीटर है, दुनिया की सबसे ऊंची है। क्या नाम देते हैं? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नाम देते हैं। ठीक, तो ये सारी बातें आप इनको ध्यान रखिएगा। ठीक, फिर इनके सरदार वल्लभ भाई पटेल के कुछ राइटिंग वर्क्स, तो इन्होंने कुछ लेखन कार्य किए हैं। तो एक है पार्टीशन ऑफ इंडिया, इनका एक लेखन कार्य है। जैसे कभी कभी आ जाता है राइटिंग वर्क बताइए सरदार पटेल के, तो एक लेखन कार्य क्या है? पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो पार्टीशन ऑफ इंडिया इनका लेखन कार्य है। फिर एक है गांधी, नेहरू और सुभाष, तो इन्होंने गांधी, नेहरू और सुभाष इस नाम से भी इन्होंने एक लेखन कार्य किया। फिर है इकोनॉमिक एंड फॉरेन पॉलिसी, तो आर्थिक और विदेश नीति। फिर एक राइटिंग है इनकी मुस्लिम्स एंड रिफ्यूजीज़, तो मुसलमान और शरणार्थी, और कश्मीर एंड हैदराबाद, ये काफ़ी डिस्प्यूटेड रही होगी, इस पर बहुत ज़्यादा चला होगा। तो कश्मीर एंड हैदराबाद, तो इनके कुछ राइटिंग वर्क्स में क्या है? पार्टीशन ऑफ इंडिया, भारत का विभाजन, एक गांधी, नेहरू, सुभाष, 2। फिर इकोनॉमिक एंड फॉरेन पॉलिसी, तो आर्थिक और विदेश नीति, मुस्लिम्स एंड रिफ्यूजीज़, और क्या? कश्मीर एंड हैदराबाद। तो देखो पार्टीशन ऑफ इंडिया हुआ तो कश्मीर और हैदराबाद तो अलग हो ही गए, तो ऐसे समझ लो। तो पार्टीशन ऑफ इंडिया, कश्मीर और हैदराबाद, और पार्टीशन ऑफ इंडिया में गांधी, नेहरू का योगदान, सुभाष चंद्र जी का नहीं, तो गांधी, नेहरू एंड सुभाष। ठीक है, और फिर इकोनॉमिक एंड फॉरेन पॉलिसी, और मुस्लिम अलग होंगी तो मुस्लिम एंड रिफ्यूजी, जो भारत से पाकिस्तान चले गए, जो पाकिस्तान से भारत आए, तो इनका समस्या उस समय रही होगी, तो मुस्लिम्स की और रिफ्यूजी की समस्या। तो ऐसे एक दूसरे से आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो कैसे याद रखेंगे? पार्टीशन ऑफ इंडिया, अब पार्टीशन हुआ तो कश्मीर और हैदराबाद सेपरेट हो गए। कारण क्या थे? तो गांधी, नेहरू, तो सुभाष जी को बस
किताब के लिए याद रखना। तो गांधी, नेहरू और सुभाष जी, ठीक है। फिर मुस्लिम्स एंड रिफ्यूजी, जब हम पार्टीशन हुआ तो मुस्लिम और रिफ्यूजी की समस्या आई, क्योंकि कुछ पाकिस्तान से भारत आए, कुछ भारत से पाकिस्तान गए और फिर वापस से भारत आए, तो मुस्लिम और रिफ्यूजी की समस्या। और इकोनॉमिक एंड फॉरेन पॉलिसी, ये इनकी कुछ राइटिंग वर्क थे जिनको आपको ध्यान रखना है। जल्दी से बताओ कौन कौन से थे। भारत का विभाजन, हाँ भारत का विभाजन, कश्मीर और कश्मीर हैदराबाद, ठीक। गांधी, नेहरू, सुभाष, आर्थिक नीति और विदेश नीति, ठीक है। इकोनॉमिक एंड फॉरेन पॉलिसी, बोलो, मुस्लिम एंड रिफ्यूजीज, तो मुसलमान और शरणार्थी, ये इनकी राइटिंग थी। अच्छी बात ये है कि बहुत कम है, तो मतलब ज़्यादा सिर फोड़ू काम नहीं है। अब एक क्वेश्चन जो हम लोगों ने समझा था, बस एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो हमने डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी हम कल इस पे, कि भारत का, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के बिस्मार्क के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल का कंट्रीब्यूशन, ये क्वेश्चन कैसा है। अभी जो क्वेश्चन था भारत के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान, वही सेम क्वेश्चन है और लगभग वही सारी बातें हैं। हम जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल एक लोकप्रिय भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ थे। खेड़ा सत्याग्रह और बारदौली सत्याग्रह में भी इन्होंने असाधारण और अतुलनीय क्षमता को प्रदर्शित किया था। रियासतों के एकीकरण के कार्य के कारण, तो यूनिफिकेशन ऑफ द प्रिंसी स्टेट थी, इनकी तुलना बिस्मार्क से की जाती है। तो बेसिकली बिस्मार्क के रूप में इनका जो कंट्रीब्यूशन है उसकी बात तो हम ये पढ़ चुके हैं। आज़ादी के बाद 562 से अधिक रियासतों का एकीकरण किया, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ मोर देन 562 प्रिंसली स्टेट्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। फिर कंप्लीट मर्जर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स लाइक भोपाल, आ गए आप। अच्छा, कोई बता सकता है कि भोपाल को भारत संघ में कब मिलाया गया? सही बताना, वसूलू नहीं बनाना। भोपाल, मणिपुर, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद जैसी रियासतों का पूर्ण विलय किया। कौन कौन सी? भोपाल का, मणिपुर का, जूनागढ़ का, ठीक है, जम्मू कश्मीर का, हैदराबाद का, इनका विलय कराया। तो कंप्लीट मर्जर ऑफ प्रिंसली स्टेट लाइक भोपाल, मणिपुर, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर एंड हैदराबाद, ठीक है। अच्छे से ध्यान रखना। अब जो जूनागढ़ था ना बेटा, वो 20 फ़रवरी 1948 को रेफरेंडम समझते हैं आप लोग? क्या होता है रेफरेंडम? जनमत संग्रह जानते हैं? और थोड़ा समझाते हैं। जैसे मान लो यहाँ बताते हैं हम आपको, यहाँ एक बेटा आइलैंड है, ये क्या है? साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका के यहाँ नीचे एक फॉकलैंड है। क्या है ये? फॉकलैंड। ये अर्जेंटीना के पास है, लेकिन ये पता है किसके साथ है ये देश? ये तूसा जो ये देश मानता है अपने आप को, बोले हम देश हैं, क्योंकि इन्हें स्वतंत्र रहने की बड़ी इच्छा रहती है, और ये यूके के अंडर में आता है। कहाँ ये और कहाँ यहाँ? ब्रिटेन। समझ रहे हो ना? बोले ना ये यहाँ आएंगे ना हम पे शासन करेंगे और हम मज़े से रहेंगे। तो यहाँ हुआ जनमत संग्रह, और इनने कहा कि नहीं नहीं भाई साहब, हम तो 99% से ज़्यादा लोगों ने किसके साथ रहने की बात स्वीकारी? ब्रिटेन के साथ। जबकि अर्जेंटीना के पास होते तो इन्हें सुविधाएं मिलती। यही स्थिति होती है। तो अब क्या था कि जब जनमत का मतलब जैसे आप ही लोगों से कहा जाए कि आप किसके साथ रहना चाहते हैं, तो आप मान लीजिए थोड़ी देर के लिए जूनागढ़ की जनता और मैं जूनागढ़ का नवाब। जनता हिंदू, नवाब मुस्लिम, बहुसंख्यक जनता हिंदू, और नवाब साहब कह रहे थे नहीं हम तो कश्मीर में मिलाएंगे, पाकिस्तान के साथ मिलेंगे। तो जनता से क्या कहा? तो यहाँ पे वल्लभ भाई पटेल ने कहा एक काम करो, जनमत संग्रह करवा लो, रेफरेंडम कर लो कि भाई लोग जिसके साथ रहना चाहें उसमें रह जाएं। जनमत संग्रह हुआ तो जनता किसकी? जनता भारत की। तो इन्होंने किसके साथ रहना प्रेफर किया? भारत के साथ रहना प्रेफर किया था। तो जूनागढ़ ने 20 फ़रवरी 1948 को रेफरेंडम के द्वारा या जनमत संग्रह के द्वारा इसको मिलाया गया। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा अच्छे से। तो बेटा जूनागढ़ को जो शामिल किया गया वो कैसे शामिल किया गया? रेफरेंडम से, मतलब जनमत संग्रह से
कि वहाँ के लोगों से पूछा कि आप किसके साथ रहना चाहते हैं, तो वहाँ की जो जनता थी उन्होंने कहा कि हमें भारत के साथ रहना है। तो इस तरीके से जूनागढ़ का विलय कब हो गया? तो जूनागढ़ का विलय बेटा 20 फरवरी 1948 को जनमत संग्रह के द्वारा हुआ था। प्रीलिम्स में भी इनसे क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं, जबकि ये प्रीलिम्स के किसी टॉपिक से आपके कनेक्ट नहीं होते हैं डायरेक्टली। फिर था हैदराबाद। हैदराबाद के लिए बेटा चलाया गया था ऑपरेशन पोलो 17 सितंबर 1948 को। 17 सितंबर 1948 को बेटा हैदराबाद के लिए ऑपरेशन पोलो, बेसिकली क्या था, हमारी आर्मी जो थी उसने ऑपरेशन पोलो चलाया था। इसे हम पुलिस कार्रवाई भी बोलते हैं, ठीक है। तो पुलिस एक्टिविटीज़ के माध्यम से, तो ऑपरेशन पोलो के माध्यम से हैदराबाद को शामिल कर लिया गया। जम्मू कश्मीर जो था वो 26 अक्टूबर 1947 के इन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, तो बाय इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन। देखो अब तीनों अलग अलग बातें हैं, अगर आपने लिखते समय इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया तो गलत हो जाएगी आपकी बात। आपसे पूछा है जूनागढ़ रेफरेंडम जनमत संग्रह 20 फरवरी 1948, हैदराबाद ऑपरेशन पोलो, ठीक है, 17 सितंबर 1948, जम्मू कश्मीर, ठीक है ना, अच्छे से विलय पत्र पे हस्ताक्षर द्वारा, तो कब? 26 अक्टूबर 1947। यहाँ पर राजा कौन थे जम्मू कश्मीर के? राजा हरी सिंह थे, ठीक है। यहाँ हैदराबाद में नवाब साहब थे। नवाब साहब का ऐसा प्लान था कि या तो हम स्वतंत्र रियासत बनी रहें या हम पाकिस्तान के साथ मिल जाएं। कभी कभी तो इनका मूड होता था कि हम ब्रिटेन से जैसे संबंध थे पहले वैसे ही बना के रख लें, ठीक है। तो नवाब साहब को बहुत खतरनाक तरीके से यहाँ मिलाया गया था। फिर लक्षद्वीप का भारत में विलय हो गया, मर्जर ऑफ लक्षद्वीप विथ इंडिया, ठीक है। फिर इसके बाद द फॉरेन रिलेशन ऑफ द स्टेट, द आर्मी, कम्युनिकेशन वर ऑल इंक्लूडेड इन द इंडियन यूनियन। राज्यों के विदेशी संबंध, सेना, संचार सभी भारतीय संघ में शामिल थे। मतलब ऐसा नहीं कि आपका राज्य मिल गया लेकिन आप बोलो कि हम संबंध तो ब्रिटेन से बना के रखेंगे या फिर हम उनसे संचार अभी भी उसी तरीके का रखेंगे। तो ये सारे विषय जो हैं वो इसमें शामिल कर लिए गए थे। तो जो फॉरेन रिलेशन है वो आपकी आर्मी है, कम्युनिकेशन है, इनका भी विलय किसमें किया गया था? भारत संघ में किया गया था। क्योंकि अब ऐसे समझो, मान लो आपने कह दिया हम भारत संघ में मिल गए, आपने मर्जर पे हस्ताक्षर कर दिए और उसके बाद आप संबंध बना के रखे हो पाकिस्तान से और फिर आप साजिश कर रहे हो, तो उस स्थिति में भारत की जो यूनिटी और इंटीग्रिटी है, एकता और अखंडता है, वो प्रभावित होती। तो इन्होंने इन सब्जेक्ट पे भी क्लियर कट बता दिया था कि ये विषय जो हैं वो किस में शामिल होंगे, ये भी भारत संघ में शामिल होंगे और आप इनका किसी भी तरीके से उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। तो किन किन रियासतों को मिलाया, जल्दी से बताओ कितनी रियासतों को? तो 562 रियासतों को भारत में मिलाया। जूनागढ़ कैसे? जनमत संग्रह, तो जा से जूनागढ़, जा से जनमत, ऐसे याद रख लो, ठीक है। 20 फरवरी 1948, 20 फरवरी पक्का, ठीक। फिर जूनागढ़ के बाद हैदराबाद ऑपरेशन पोलो, ठीक है, 17 सितंबर 1948, ठीक। हैदराबाद के बाद जम्मू कश्मीर 26 अक्टूबर 1947, किससे? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, ठीक है, यानी विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके। इस बात को थोड़ा ध्यान रखना कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन ये आ सकता है आपके हिंदी के पेपर में कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन का मतलब क्या होता है। तो विलय पत्र पे हस्ताक्षर, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इससे हुआ लक्षद्वीप का विलय हुआ और जो विदेशी सेना, संचार, ये जो मामले या मैटर्स हुआ करते थे इनको भी भारत में या भारत संघ में मिला लिया गया था। अतः दूरदर्शिता, व्यवहारिक बुद्धिमत्ता से अखंड भारत की स्थापना हुई। सरदार पटेल एकता के सूत्रधार थे। राष्ट्र के प्रति उनके समर्पण को हमेशा याद रखा जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, इन कंक्लूजन अखंड भारत वॉज एस्टेब्लिश्ड बाई with foresight, practical intelligence, Sardar Patel was the architect of unity. His dedication to the nation will always be remembered. और उन्हीं के इस योगदान को हमेशा याद रखने के लिए हम इनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस या नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाते हैं।
ठीक है, तो बिस्मार्क के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो कंट्रीब्यूशन थे उसमें कुछ नहीं है। मैंने आपको कहा था कि जैसे भारत के एकीकरण में जो चीज़ें थी वो एज इट इज चीज़ें यहाँ पर भी आ गई। ठीक, तो 562 रियासतों को मिलाया, जूनागढ़ को मिलाया, जम्मू कश्मीर को मिलाया, हैदराबाद को मिलाया, मणिपुर को मिलाया। बताओ यहाँ कौन सा था? अरे बोल दो, लक्षद्वीप को मिलाया। ऐसे क्या, ऐसे तो जान मान के पूछ रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद विदेशी संचार सेना, इन मामलों को भी भारत संघ में शामिल किया। तो ये था, ये तो बहुत सरल क्वेश्चन था, कोई समस्या आपको नहीं होगी। अब जो इम्पोर्टेंट बात है ये है सरदार पटेल के राजनीतिक विचार, तो पॉलिटिकल व्यू जो थे उन पे अब हम बात करते हैं। तो हम सब जानते हैं ये राजनीतिज्ञ थे, कूटनीतिज्ञ थे सरदार पटेल, और इनके जो राजनीतिक विचार हैं उन पे ज़रा बात करें। तो पहला जो विचार था डेमोक्रेसी और डिसिप्लिन को लेकर, तो लोकतंत्र और अनुशासन को लेकर इनका क्या विचार था? सबसे पहले फुल फेथ इन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में पूर्ण विश्वास। अंबेडकर जी भी रखते थे, ये भी रखते हैं। ठीक है, डिसिप्लिन इज एसेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की सफलता के लिए अनुशासन बहुत जरूरी है। ठीक है, जब हैदराबाद के नवाब थोड़ा डिसिप्लिन नहीं दिखा रहे थे तो सरदार पटेल ने उन्हें फ़ोन किया था, अच्छा तो बताएं आप क्या कर लेंगे, आप हमें जानते नहीं हैं। पहले वो बोल लिए, फिर वो बोले अच्छा तो हम करके दिखाएं, और उसके बाद उन्होंने सरेंडर कर दिया। समझ में आ रही ना बात? तो वो जो डिसिप्लिन था, मतलब सच में अगर ये प्रधानमंत्री होते ना भारत के, तो हम कहते हैं कि हम विश्व शक्ति विश्व गुरु, हो सकता है हम बन चुके होते अभी तक। मतलब बहुत अलग स्थितियाँ होती, क्योंकि एक शक्तिशाली व्यक्ति और दूरदृष्टा व्यक्ति जिसे बोलते हैं ना, कि वास्तव में जिसका विजनरी होता है, जो व्यक्ति जो चाहता है देश का वास्तविक भला। लेकिन ठीक है, जो भी है ठीक है। तो लोकतंत्र में पूर्ण विश्वास, फुल फेथ इन डेमोक्रेसी, और उसके लिए क्या चाहिए? तो डिसिप्लिन इज एसेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की सफलता के लिए अनुशासन आवश्यक है। स्ट्रॉन्ग बिलीव इन डेमोक्रेटिक वैल्यू, तो लोकतांत्रिक मूल्यों में दृढ़ विश्वास था। अब इन्होंने क्या क्या बात की लोकतंत्र और अनुशासन को लेके? एक, लोकतंत्र में पूरा बिलीव है इनका, फुल बिलीव इन डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी में बिलीव से अकेला काम नहीं चलेगा, लोकतंत्र की सफलता कब होगी? जब उसके लिए अनुशासन होगा। तो डिसिप्लिन इज एसेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। अब डिसिप्लिन आ गया, अब डिसिप्लिन से अकेला नहीं होता। अब जैसे आपको ज़बरदस्ती से डिसिप्लिन तो कर दिया, लेकिन आपका उसमें विश्वास ही नहीं है, ठीक है, आप उसकी वैल्यू को ही नहीं जानते। तो लोकतांत्रिक मूल्यों में दृढ़ विश्वास, स्ट्रॉन्ग बिलीव इन डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, तो उनका क्या था? लोकतांत्रिक मूल्यों में दृढ़ विश्वास था। ठीक, तो ये इनके किससे संबंधित विचार थे? लोकतंत्र और अनुशासन को लेके। अब आ जाते हैं फ्रीडम, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तो चेयरमैन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स सब कमिटी, मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे ये। आर्टिकल 19 अभी हमने पढ़ा, इन्हीं का कंट्रीब्यूशन था 19 में जो 6 स्वतंत्रताएं हैं। तो आर्टिकल 19 की जो 6 स्वतंत्रताएं इन्हीं की थी। फर्स्ट, फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, तो पहली स्वतंत्रता का विचार और अभिव्यक्ति इन्हीं से आई। इसके अलावा इंडिपेंडेंस ऑन ए पॉजिटिव बेसिस, सकारात्मक आधार पर स्वतंत्रता, तो सकारात्मक आधार पर स्वतंत्रता होनी चाहिए, नकारात्मक आधार पर स्वतंत्रता नहीं। तो इंडिपेंडेंस की बात की, लेकिन कैसे आधार पर? पॉजिटिव बेसिस पर। फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन की बात की, आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो 6 सब क्लॉज हैं, जानते हैं आप लोग? पहले आर्टिकल 19 में बेटा 7 सब क्लॉज होते थे। कितने होते थे? 7। इसमें से एक था राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, बाद में इसे हटा दिया गया था। तो अभी हमारे आर्टिकल 19 के अंतर्गत कितने अलग अलग हैं? 6 हैं। जैसे अभी मैंने आपको फर्स्ट बताया था 19(1)(a), तो 19(1)(a) में क्या है? राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, फिर एक होता है संघ बनाने की, एक होता है व्यापार करने की, घूमने फिरने की, आवास करने की। ठीक है, तो ये जो स्वतंत्रताएं हैं, ये 6 स्वतंत्रताएं जो किसके अंतर्गत आती हैं? तो आर्टिकल 19 के, जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे तो ये 19 के 1 में 19(1)(a), 19(1)(b), 19(1)(c), 19(1)(d), 19(1)(e),
और एफ हटा दिया गया, एफ को फ्री कर दिया, और 19(1)(g। तो ये 6 जो स्वतंत्रताएं थी, इनको लाने में किसका योगदान है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। ठीक है। फिर इन्होंने पेनल सिस्टम या दंड व्यवस्था पे अपना दृष्टिकोण दिया। तो गवर्नमेंट यूज पावर ओनली इन पब्लिक इंटरेस्ट, सरकार शक्ति का प्रयोग केवल जनहित में करे। ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी दंडित करते रहो। ये जो दंडित करने की स्थिति हो, पेनल्टी लगे या कोई भी पेनल एक्टिविटीज़ हो रही है, वो किस में होनी चाहिए? पब्लिक इंटरेस्ट में होनी चाहिए। मान लो कोई व्यक्ति तानाशाह बन गया, उसने 50 लोगों का मर्डर कर दिया, तो इस स्थिति में उसको आप फांसी चढ़ा दो। समझ में आ रही है ना बात? ठीक है। प्रीस्ट ऑफ ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा के पुजारी हैं वो। सुधारात्मक दंड का समर्थन करते हैं। तो करेक्टिव सेंटेंस सपोर्ट, मतलब किसी व्यक्ति को दंड देना चाहिए उसमें सुधार करने के लिए, उसको दंडित करने के लिए नहीं। गांधी जी भी यही बोलते हैं कि दंड का उद्देश्य व्यक्ति में सुधार होना चाहिए, ना कि उसको दंडित करने के लिए आप दंड दे रहे हो। समझ में आ रही है बात आपको? और सरदार पटेल, एज मच वर्क इज डन बाई फ्रेंडशिप नॉट मच बाई द पनिशमेंट। तो सरदार पटेल ने क्या किया? जितना काम मित्रता से होता है उतना काम दंड से नहीं। तो इनका एक व्यू था कि भाई जितना काम हम मित्रता से कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो एज मच वर्क इज डन बाई फ्रेंडशिप नॉट सो मच बाई पनिशमेंट, उतना काम हम दंड से नहीं करवा सकते हैं। और इनका पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक ओपिनियन, द रिलेशन ऑफ द रूलर एंड द पीपल इज लाइक दैट द फादर एंड अ चाइल्ड। तो इनका जनमत पर दृष्टिकोण क्या था कि शासक और लोगों का संबंध या शासक और जनता का संबंध एक पिता और एक बच्चे के समान है। तो शासक जो है वो किसकी तरह है? पिता की तरह है, और जो जनता है वहाँ की या जो लोग हैं वो उसके बच्चे की समान है। तो इसमें क्या होना चाहिए? राजनीतिक जीवन में जनमत को बहुत महत्व दिया था, इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक ओपिनियन, या हम कह सकते हैं रेफरेंडम इन पॉलिटिकल लाइफ। इसीलिए उन्होंने क्या कराया जूनागढ़ में कि भाई बहुमत से जनता जिस तरफ जाना चाहे चली जाए। तो उन्होंने जनमत को महत्वपूर्ण माना। फिर नो वर्क कैन बी डन बाय द गवर्नमेंट विदाउट द कंसेंट ऑफ द पीपल। जनता की सहमति के बिना सरकार को कोई काम नहीं कर सकती। मतलब सरकार को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिसमें जनता की सहमति ना हो। मतलब ऐसा नहीं कि आप इलेक्शन जीत के आ गए, अब जनता चाहती नहीं है और आप उस तरीके के नियम जो है वो कंटिन्यू बनाए जा रहे हैं, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। द रूलर इज द ट्रस्टी ऑफ पीपल एंड द सर्वेंट ऑफ द स्टेट। शासक जनता का ट्रस्टी है, राज्य का सेवक होता है। तो जो भी रूलर है वो क्या है? जनता का ट्रस्टी है। ट्रस्टी समझते हैं? पहले तो आप ये बताइए ट्रस्टी क्या होता है? विश्वास पात्र। अच्छा, और ट्रस्टी का मतलब क्या है? अच्छा, ट्रस्टीशिप सुना आपने? हिंदी में बोलते हैं न्यासिता। सुनिए, गांधी जी में पढ़ाएंगे हम आपको ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। ये बहुत बार मेंस में पूछा गया है। ट्रस्टी से मतलब समझते हो? बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है, ये क्या कह रहे हैं? शासक जनता का ट्रस्टी है, राज्य का सेवक होता है। मतलब क्या है? जो जनता का पैसा है, जो जनता के संसाधन हैं, जनता से जो कर वसूला गया, तो जो भी शासक है उसने कर जो वसूल लिया, जो उसकी ट्रेजरी में रखा हुआ है, वो उसे एक ट्रस्ट के रूप में रखे कि भाई जब जनता को ज़रूरत होगी, जिस तरीके से जनता को ज़रूरत होगी, हम उसकी सेवा करेंगे। ठीक है। गांधी जी के यही सिद्धांत ट्रस्टीशिप प्रिंसिपल कहलाता है। तो गांधी जी ने कहा था कि जो अमीर वर्ग है, बेसिकली कैपिटलिस्ट क्लास जो है, पूंजीपति वर्ग है, तो पूंजीपति वर्ग को कैसा होना चाहिए? तो उन्होंने कहा था कि आप पैसा कमाइए, इसमें दिक्कत नहीं है। जो भी पैसा आप कमाते हैं, जो पैसा आप इकट्ठा कर रहे हैं, उसे आप एक ट्रस्टी के रूप में रखिए और लोगों को जब भी ज़रूरत हो तो वो पैसा आप उनको दे दीजिए, उनकी ज़रूरतों को पूरा करिए। यही व्यू किसका है? सरदार पटेल का है कि जो शासक है वो जनता का ट्रस्टी के रूप में काम करे, राज्य का सेवक होना चाहिए, वो मालिक नहीं हो कि भाई हमें राज्य की सेवा करनी है, सर्विस करनी है, तो सर्वेंट ऑफ द स्टेट होना चाहिए। फिर इन्होंने नागरिकों के कर्तव्य पे भी कुछ बातें कही। स्वतंत्रता और समानता याद आ रहा है? आर्टिकल 14 स्वतंत्रता नहीं, सॉरी समानता था। आर्टिकल 19
स्वतंत्रता था, इसको बनाए रखने के लिए इन्होंने क्या कहा, छोटे राज्य विकास में बाधक है, तो स्मॉल स्टेट हिंडर डेवलपमेंट। मतलब ऐसा नहीं हर एक राज्य चाहता है। अब जैसे कि आपको पता है उत्तर प्रदेश से 5-6 राज्यों की डिमांड हो रही है कि अलग अलग 5-6 राज्य बना दो, तो इनके अनुसार क्या बोले, छोटे राज्य जो है विकास में बाधक है। ठीक है, एक चीज़ तो स्मॉल स्टेट हिंडर डेवलपमेंट प्रांतवाद के खिलाफ है, अगेंस्ट प्रोविंशियलिज्म, मतलब बहुत ज़्यादा प्रांत नहीं होने चाहिए, जो बन गए हैं और जहाँ वास्तव में नीड है बस उतने ही होने चाहिए। अब ऐसे नहीं कि हर राज्य को विभाजित करते चले जाओ। ठीक है, तमिलनाडु को तत्कालीन आंध्र प्रदेश से पृथककरण का उन्होंने विरोध किया था। अपोजिशन टू द सेपरेशन ऑफ तमिलनाडु फ्रॉम द ईस्ट वाइल द आंध्र प्रदेश, मतलब आंध्र प्रदेश से जब तमिलनाडु अलग हो रहा था तो इन्होंने इस चीज़ का भी विरोध किया था। ठीक है, फिर है आर्थिक स्वतंत्रता के समर्थक है, तो सपोर्टर ऑफ द इकोनॉमिक फ्रीडम, राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक है, तो एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशन, तो जो आर्थिक स्वतंत्रता है वो राष्ट्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण है, ये इन्होंने कहा। और राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक स्वतंत्रता के बिना वास्तविक अर्थों में कोई स्वतंत्रता नहीं होगी, तो विदाउट पॉलिटिकल फ्रीडम इकोनॉमिक फ्रीडम देयर वुड बी नो फ्रीडम इन रियल सेंस। तो राजनीतिक स्वतंत्रता तो दे दी आपने, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता नहीं दी, तो ये जो राजनीतिक स्वतंत्रता है वो वास्तविक अर्थों में स्वतंत्रता नहीं होगी। ये आपके पूरे पॉलिटिकल व्यू थे, किसके, सरदार वल्लभ भाई पटेल के। चलो अब शुरू से बात करते हैं, क्या क्या इन्होंने शुरू में बातें बताई। डेमोक्रेसी पे, लोकतंत्र पे क्या कहा इन्होंने, अरे बोलो यार। लोकतंत्र में इनका पूर्ण विश्वास था। ठीक है, तो पूरे तरीके से, कोई बात नहीं आप देखते भी जाओ जैसे थोड़ा सा, क्योंकि एक बार में आपको याद तो होगा। तो पहली चीज़ क्या थी, डेमोक्रेसी एंड डिसिप्लिन पे बात की थी उन्होंने, लोकतंत्र। तो सबसे पहली बात क्या थी, फुल फेथ इन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र पे उनका पूर्ण विश्वास था। अब जब लोकतंत्र पे विश्वास था तो उन्होंने क्या कहा था कि लोकतंत्र सफल कैसे होगा, अनुशासन से। तो डिसिप्लिन इज इसेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी के लिए, डेमोक्रेसी की सफलता के लिए क्या जरूरी है, डिसिप्लिन, डी जरूरी है। ठीक है, अब इसके लिए क्या, तो इसमें अब तभी सफल होगा ना लोकतंत्र जब आप उसमें क्या करते होंगे, स्ट्रॉन्ग बिलीव इन डेमोक्रेटिक वैल्यूज, तो लोकतांत्रिक मूल्यों में सशक्त या दृढ़ विश्वास। ठीक है, तो ये तो हुए किसके, लोकतंत्र से रिलेटेड। फिर अभिव्यक्ति पे उन्होंने बात की, तो आप जानते हैं आर्टिकल 19 और सकारात्मक आधार पर स्वतंत्रता की बात करते हैं। 6 जो आर्टिकल 19 के सब क्लॉज थे वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। फिर दंड व्यवस्था में सरकारें शक्ति का प्रयोग कब करें, केवल जनहित में करें। ठीक है, सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। सुधारात्मक दंड की बात करते थे, केवल प्रताड़ित करने के लिए नहीं। और इन्होंने क्या कहा था, जितना काम मित्रता से हो सकता है उतना काम दंड से नहीं, एज मच वर्क इज डन बाय द फ्रेंडशिप नॉट सो मच बाय पनिशमेंट। फिर इनका पब्लिक ओपिनियन पे क्या था कि सरकार और शासक या लोगों का और जनता का संबंध पिता पुत्र का होता है, इस बात को इन्होंने कहा। तो फिर राजनीतिक जीवन में जनमत का बहुत महत्व था, जनता की सहमति के बिना सरकार को कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, मतलब आपको नो वर्क कैन बी डन बाय द गवर्नमेंट विदाउट द कंसेंट ऑफ पीपल। ठीक है, और रूलर कैसा होना चाहिए, तो जो शासक था वो ट्रस्टी होना चाहिए और उसे राज्य का सेवक होना चाहिए। तो द रूलर इज ट्रस्टी एंड ऑफ द पीपल द सर्वेंट ऑफ द स्टेट। नागरिकों के लिए क्या कहा उन्होंने, स्वतंत्रता और समानता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है, तो छोटे राज्य विकास में बाधक हैं, प्रांतवाद के खिलाफ थे, अगेंस्ट प्रोविंशियलिज्म। और अपोजिशन, तो किसका अपोजिशन किया था उन्होंने, सेपरेशन ऑफ तमिलनाडु फ्रॉम द अर्स्टवाइल ऑफ आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु के गठन का, पृथककरण का उन्होंने विरोध किया था। फिर आर्थिक स्वतंत्रता के भी समर्थक थे वो, तो इसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशन, उनका मानना था कि राष्ट्र के विकास के लिए आर्थिक स्वतंत्रता आवश्यक है। ठीक है, और इन्होंने यहाँ तक कह दिया कि राजनीतिक स्वतंत्रता, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस जो है ना आपकी, या पॉलिटिकल फ्रीडम, आर्थिक स्वतंत्रता के बिना वास्तविक अर्थों में कोई स्वतंत्रता नहीं होगी। तो राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए तो विदाउट पॉलिटिकल फ्रीडम, विदाउट इकोनॉमिक फ्रीडम ऐसा होगा, पॉलिटिकल फ्रीडम देयर वुड बी नो फ्रीडम इन द रियल सेंस। तो बिना आर्थिक स्वतंत्रता के
पॉलिटिकल फ्रीडम अगर आपको मिल भी गई है तो वो सच्चे अर्थों में स्वतंत्रता नहीं होगी। तो ये थे इनके राजनीतिक विचार टोटल। तो एक लोकतंत्र को लेके थे, एक दंड व्यवस्था को थे, एक राज्य को लेके इनके विचार थे, एक नए राज्यों के गठन के लेके इनके विचार थे, और एक आर्थिक समानता या स्वतंत्रता को लेकर इनके विचार थे। इन पॉइंट्स पे आपको पॉलिटिकल व्यू बताने होंगे। यहाँ तक क्लियर है? समझ में आ रही है बात? कोई समस्या? फिर योगदान वाला क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जल्दी जल्दी से योगदान एक बार मैं रिपीट करवाना चाहूँगा। बोलिए। सबसे पहले स्वतंत्रता में योगदान क्या क्या था? ठीक, तो एकता अखंडता को महत्व दिया, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को। और कौन सा सत्याग्रह? खेड़ा सत्याग्रह। कब? 1918। ठीक, वेरी गुड। फिर 1923 नागपुर झंडा सत्याग्रह, नागपुर फ्लैग सत्याग्रह। 1924 बोरसाट सत्याग्रह। 1928 बारदौली सत्याग्रह। 1931 कराची अधिवेशन। 1940 व्यक्तिगत सत्याग्रह, इंडिविजुअल सत्याग्रह। 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन। एकीकरण में योगदान बताइए जल्दी से। रियासत विभाग के प्रमुख, हेड ऑफ द, ठीक है, रियासत डिपार्टमेंट, और 562 रियासतों को मिलाया। और बोलते जाओ, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, लक्षद्वीप और हैदराबाद, जूनागढ़, इनका विलय कराया। जूनागढ़ का कब किया था? 20 फरवरी 1948 को। ठीक, जम्मू कश्मीर 26 अक्टूबर 1947। हैदराबाद 17 सितंबर 1948। हैदराबाद का ऑपरेशन पोलो। जूनागढ़ में रेफरेंडम। जम्मू कश्मीर में बोलो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन। ठीक है, यानी कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर के माध्यम से किया गया था। ये चीज़ हो जाती है। ठीक है, फिर संविधान निर्माण में भूमिका, जल्दी जल्दी। आर्टिकल 14, 17, 19, 14, 17, 19। 14 विधि के समक्ष समता, राइट टू इक्वालिटी बिफोर द लॉ। 17 एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का। 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। चलो बहुत बढ़िया। इसके अलावा समितियों के अध्यक्ष, तो बोलो मौलिक अधिकार समिति और अल्पसंख्यक और प्रांतीय संविधान समिति, इनके ये अध्यक्ष थे। इसके अलावा देशी रियासतों से समिति के भी अध्यक्ष थे। तो ये इन्होंने काम किया था। और इन्हीं के जन्म दिवस को किस रूप में मनाते हैं? राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। कामत साहब ने क्या कहा था? संविधान निर्माण प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक। वेरी गुड। तो प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक व्यू इन्होंने दिया था। देखो ये H.V. कामत, सरदार पटेल गिव द प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक गाइडेंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखो आप जब तक रिपीट नहीं करोगे, आप चाहे कुछ भी कर लो, आप विद्वान बने रहो, लेकिन चीज़ें तभी आती हैं जैसे ही आप उन्हें रिवीजन के फॉर्मेट में लाते हैं, आपके लिए आसान हो जाती हैं। सो प्लीज़ रिवाइज ज़रूर करिए। कहीं भी डाउट लगता है कल मैं फिर पूछूंगा, बताएंगे, अच्छे से करेंगे। ये हो जाते हैं हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। बस 1 मिनट और, किताबें और बता दो और काम खत्म हो। पार्टीशन ऑफ इंडिया, भारत का विभाजन। 1 कश्मीर और हैदराबाद। ठीक, गांधी, नेहरू, सुभाष। और अब जल्दी जल्दी बता रहे हैं, देखो जल्दी जानने के लिए। और क्या? सॉरी, आर्थिक, अच्छा ठीक, इकोनॉमिक रिलेशन एंड फॉरेन पॉलिसी। और मुस्लिम और, ठीक, तो मुस्लिम एंड रिफ्यूजीज। ठीक है, यही 5 थी। तो ये राइटिंग्स जैसे कभी कभार आ जाती हैं कि राइटिंग्स बताइए। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हम लोग पढ़ ही चुके हैं, 182 मीटर, केवड़िया गुजरात। ठीक है, नर्मदा जिला। ठीक है, और फिर क्या क्या चीज़ें थी, तांबा हवा, ये सब आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इंपॉर्टेंस तो पर्यटन के लिए, रेवेन्यू के लिए, ठीक है, राज्य के जानने के लिए कि भाई हमारे जो इमोशनल इंटेलिजेंस होते हैं यहाँ पे, संस्कृति को जानने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक, बधाई हो आपको। बस जन्म दिवस और बता दो जल्दी जल्दी। 31 अक्टूबर 1875। 19 में हो सकता है क्या जन्म? 1875। ठीक है, जन्म अरे 31 अक्टूबर को हुआ था ना। चलो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। और इसे किस रूप में मनाया?
राष्ट्रीय एकता दिवस। अच्छा, यहाँ इन्हें भारत रत्न भी मिला था भैया, 1991 में भारत रत्न मिला था। तो हमने भारत रत्न पे थोड़ा हम आगे बढ़ गए थे। किन किन लोगों को भारत रत्न मिला था? सबसे पहले 1954 में भारत रत्न पुरस्कार शुरू किया गया था। और ये भारत रत्न पुरस्कार कब से किन किन को मिला? सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सी वी रमन। तीनों के बारे में बता दो और जाओ, फटाफट बोल दो।